एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। अब हम लोग जो टारगेट शुरू करने लगे हैं वो है 3 प्यारे से क्यूट से चैप्टर्स। 6 नए लॉज हैं जो हमारे सिलेबस में डाले गए हैं, इनमें से 3 सीए फाइनल से लिए हैं और 3 उन्होंने जेनेरिकली डाले हैं। जिस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा और जिस तरह से हमने पार्टनरशिप में देखा कि लॉ बड़ा लॉजिकल है, यहाँ पे लॉजिकल पोर्शन ना होने के बराबर और क्रैमिंग वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा है। ये तीनों चैप्टर्स के अंदर 6 के 6 जो लॉज हैं उसमें बहुत थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है और ज्यादातर जगह पे क्रैमिंग काम करती है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितनी अंडरस्टैंडिंग है और जहां जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग आए आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी की पूरी दी जाए। जब अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए तो उसके बाद आप अगर क्रैम करना चाहें तो आप क्रैम भी कर सकेंगे, और अगर आप समझ के खुद से लिखना चाहें तो खुद से भी, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर हैं तो जहां डेफिनेशंस आएंगी वो मैं आपको से कहूंगा क्रैम कर लें। और मजे की बात है इन सारे लॉज में तकरीबन आधे लॉ डेफिनेशन के ऊपर है। सवाल ये कि क्या ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है? ये 3 चैप्टर इसी दफा सिलेबस में आए हैं। ये 3 चैप्टर्स प्लस पार्टनरशिप प्लस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये 35 से 52 नंबर का सिलेबस है। मजीद उन्होंने तोड़ के नहीं बताया कि इन 3 का कितना, पार्टनरशिप का कितना, नेगोशिएबल का कितना। तो अगर मैं तीन हिस्सों में डिवाइड करूं तो तकरीबन 15 एक नंबर पार्टनरशिप, 15 एक नंबर नेगोशिएबल, 15 एक नंबर ये हो सकता है। 15 पार्टनरशिप, 10 नेगोशिएबल और 20 ये, कुछ भी कोई भी वर्किंग हो सकती है। तो इस वक्त आईकेएफ ने इन 3 की अलग से ग्रेड नहीं बताई। उन्होंने कहा कि 11 से लेके 18 तक 35 का कम से कम पेपर आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा 52 नंबर का आ सकता है। तो अगेन अच्छी बात है कि उसमें से 3 चैप्टर तो हमने देखे हैं, वो तो मजेदार थे। अगर ये भी कुछ मजेदार निकले तो दरमियान में रहेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो हम एंड पे जाएंगे तो उस वक्त आपको मजेदार ना भी लगा, आपको सिलेबस खत्म होने की खुशी इतनी होनी है कि ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। खैर वो इतना बुरा नहीं है, उसके बारे में मशहूर ये है कि वो बुरा है, लेकिन वो बड़ा मजेदार है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, एंटी उसके अगेंस्ट जाना, उसके खिलाफ जाना, उसको खत्म करना, उसके ऊपर कोई काम करना। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक एक्ट है 2010 का। इसकी कुछ रेगुलेशन है जो 2015 में भी आई हैं, 2018 में रिवाइज भी हुई हैं। गवर्नमेंट इस वक्त फाइनेंस में टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग इन दोनों चीजों के खिलाफ काम कर रही है। बड़े कम लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग का असल मतलब पता है। मनी लॉन्ड्रिंग हमारे जहन में खबरें देख देख के ये है कि अगर कोई किसी लॉन्च में पैसे लेके भाग रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। कोई किसी टाइम पे किसी के अकाउंट से पैसे निकल आए तो मनी लॉन्ड्रिंग। कोई करप्शन पे साबित पाया गया तो मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग का सबके जहन में जो इमेज है ना, वो पैसे लेके भागना है या पैसे चोरी कर लेना है या कुछ और इस तरह से। मनी लॉन्ड्रिंग काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम कहते हैं अगर किसी ने क्राइम से हासिल किए हुए पैसे को डील किया, उसे छुपाया, उसे इस्तेमाल किया, उसे रखा या उसको किसी और को दिया, जिसको दिया उसने जब उसको रखा या उसको इस्तेमाल किया, ये सब के सब इन सब ने मिलके मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक ही चीज को कहते हैं, क्रिमिनल सोर्सेस से आए हुए पैसे में डील करना। क्रिमिनल सोर्स क्या होते हैं? इन्होंने एक लिस्ट बता दी है सेक्शंस की इस लॉ ने, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। उस लिस्ट के मुताबिक अगर उनमें से कोई गुनाह सरजद हुआ है और उस गुनाह से कोई एसेट कमाए हैं, उन एसेट को डील करना, ट्रांसफर करना, रखना या उनमें कुछ भी एक्टिविटी करना, वो मनी लॉन्ड्रिंग है। जो बंदा एक्टिविटी करे उसके लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग है, जो सपोर्ट करे उसके लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसके पास रखवाया जाए उसके लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग है। इसीलिए बैंक्स को बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि जब उनके पास लोग पैसे वगैरह रखवाएं तो वो अच्छी तरह से देख लें कि इसका सोर्स क्या है, कहां से आया है, इस बंदे का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये बंदा जो पैसे रखवा रहा है क्या वो लेजिटिमेट पैसे हैं, वो गलत सोर्सेस से तो आए हुए पैसे नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे। किताब से तरतीब में थोड़ी आगे पीछे करूंगा, वर्डिंग वही होगी लेकिन मैं थोड़ा सा समझाते हुए चलूंगा। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग को समझते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की एक बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन। मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किससे कहेंगे, किस चीज को कहेंगे कि यहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? अगर एक पर्सन एक्वायर करता है, हासिल करता है, कन्वर्ट करता है। एक काम करते हैं, देख लेते हैं सारे वर्ड्स किसके साथ हैं। प्रोसीड ऑफ क्राइम। प्रोसीड का मतलब क्या होता है?
जो उसमें से निकला हो। क्राइम का मतलब क्या होता है? जुर्म। जुर्म से हासिल होने वाली रकम या कोई भी एसेट, याद है प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? किसी भी एसेट को। अगर कोई शख्स एक्वायर करता है, हासिल करता है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो, कोई भी ऐसा एसेट, कन्वर्ट करता है मतलब उसको किसी एक बंदे के नाम से दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफर करवाता है या उसकी शेप चेंज करता है, पोजेस करता है, अपने पास रखता है, यूज करता है, इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, गलत तरीके से कमाई हुई एक गाड़ी हो, उस गाड़ी को इस्तेमाल करना भी मनी लॉन्ड्रिंग है। और ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी, या उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव, या तो उसे पता हो या हमें नजर आ रहा है कि उसे पता होना चाहिए, दैट सच प्रॉपर्टी इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। एक बंदा ये जानते हुए कि जो चीज मैं यूज कर रहा हूं वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वो उसे इस्तेमाल करे, हासिल करे, कन्वर्ट करे, ट्रांसफर करे, किसी भी तरह से उसके साथ कोई भी सलूक करे, तो वो शख्स जो जानता है कि जिस एसेट में डील कर रहा है वो गलत है, उसने जो हरकत की उसको कहेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग जुर्म करने को नहीं कहते, मनी लॉन्ड्रिंग जुर्म के पैसे में डील करने को कहते हैं। अब किस किस्म का जुर्म, अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे कि जुर्म की यहाँ पे डेफिनेशन क्या है। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि जो जुर्म से आया हुआ पैसा है हम उसकी बात कर रहे हैं, अभी जुर्म को आगे चल के डिफाइन करेंगे। दूसरा, अगर एक शख्स कंसील करे, छुपाए, डिस्गाइज करे, उसको थोड़ा सा उसकी शक्ल मस्क कर दे, द ट्रू नेचर, ओरिजिन, लोकेशन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। एक बंदा एक ऐसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप छुपाए, भाई मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो 2 नंबर है, मेरे एक दोस्त को मैंने कहा यार ये 2 नंबर प्रॉपर्टी है, इसको 1 नंबर बना दो, इसके कागज बदल दो, तो जो वो कागज बदल रहा है उसने भी मनी लॉन्ड्रिंग की है। जिसने उसकी शक्ल बदली है उसने भी मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसने वो मदद की है उसने भी मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो छुपाए ये जानते हुए, अगर उसे पता हो, नहीं पता तो उस बेचारे का कोई कसूर नहीं, जानते हुए ये हैविंग रीजन टू बिलीव कि उसे पता होना चाहिए। तो एक बंदा जिसको एक्सप्रेस ये इंप्लाइड हमें पता है कि उसको पता है कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, और उसने ये जानते हुए भी इसकी नेचर को बदल दिया, उसकी ओरिजिन को बदल दिया, उसकी शनाख्त बदल दी, उसकी ये कह दिया कि ये फलाना नहीं फलाना जगह से आए हुए पैसे हैं, तो जिस बंदे ने इस तरह की हरकत की वो भी मनी लॉन्ड्रिंग है। कौन से एसेट में? विच इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, थोड़ा सा आगे, होल्ड्स और पोजेस ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन any property knowing or having reason to believe that such property is proceeds of crime। ये जुमला तो गर्दान तो हमेशा रिपीट होगी। तो पीछे क्या बात हुई है? एक बंदा जो होल्ड करता है ऐसी प्रॉपर्टी को या पोजेस करता है किसी और के बिहाफ पे। मुझे पता है कि मेरा दोस्त मेरे पास अगर कुछ सोना रखवा रहा है तो वो उसने जुर्म से हासिल किया है, अगर मैं उसके सोने को अपने घर में भी रखूं तो मैंने भी मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो वो शख्स जो उसमें मदद कर रहा है, वो शख्स जो उसको होल्ड कर रहा है, अपने पास रख रहा है, अगर एक सोना बैंक में रखवाया है जो, और बैंक को ना पता हो कि गलत सोर्सेज से आया, फिर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। लेकिन अगर बैंक को पता हो कि जो बंदा रखवा रहा है ये इसकी इनकम नहीं है, इसने जबरदस्ती छीना है किसी से या कुछ भी ऐसा, तो फिर बैंक अब अगर उसको अगर होल्ड कर रहा है, अपने पास रख रहा है, तो बैंक भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। इस सब में जो कीवर्ड है वो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। क्राइम से आने वाली जो एसेट्स हैं, जितने भी प्रोसीड्स हैं वो, अगर कोई शख्स पार्टिसिपेट करता है, एसोसिएट करता है, कंस्पायर टू कमिट करता है, अटेम्प्ट टू कमिट करता है, एड करता है, एबेट्स करता है, फैसिलिटेट करता है या काउंसिल करता है, यानी कोई भी शख्स जो किसी भी तरीके से किसी भी ओखे इंग्लिश वर्ड के थ्रू मदद करता है। पार्टिसिपेट, साथ देना, एसोसिएट, उसके साथ मिल जाना, कंस्पायर टू कमिट, इस चीज के ऊपर मोटिवेट करे कि कमिट, उसको एक माहौल बनाए कि ये कमिट की जाए जुर्म। अटेम्प्ट टू कमिट, कोशिश करे वो जुर्म करने की। एड, मदद करे। अबेट्स, उसको सपोर्ट करे, वो कर रहा हो और उसको जिस तरह से आपने वो नहीं कहा, जैसे हम बात करते हैं रेटिफिकेशन की, कि एक बंदा काम करता है दूसरा उसको वेट कर देता है कि हाँ भाई ये तुमने अच्छा काम किया। तो अगर एक बंदा उसे कोई सपोर्ट कर दे, बढ़ावा दे दे, उसकी मदद कर दे। फैसिलिटेट, इसका मतलब भी आपको पता है, लॉ बहुत एहतियात से हर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। और काउंसल्स, सपोर्ट करना, काउंसिल का मतलब है काउंसलिंग करना, उसके साथ किसी भी किस्म का ताउन करना।
द कमीशन ऑफ अबव 3 एक्ट, ऊपर के 3 कामों में मदद देने वाला बंदा भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कहते हैं। इन 4 में से कोई भी काम मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। मनी लॉन्ड्रिंग पैसे मुल्क से बाहर ले जाने को नहीं कहते। मनी लॉन्ड्रिंग काले पैसे को सफेद करना हरगिज इसकी डेफिनेशन नहीं है। ये वो मतलब है जो हम तक पहुंचे हैं। दिस इज वन ऑफ द काइंड। किसी भी जुर्म से, कौन सा जुर्म, एक लिस्ट डिफाइन की हुई उन्होंने जराइम की। किसी भी जुर्म से आने वाली कोई भी प्रॉपर्टी में खुद डील करना, उसको किसी के पास रखवाना, जो रख रहा है वो, जो रखवा रहा है वो, जिसने मदद की वो, ये सब के सब मिलके जो हरकत कर रहे हैं उसको हम कहेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा वाइड स्कोप का एरिया है। अगर कभी भी एक बंदा किसी जगह, हम कहते हैं जी हमने बड़ी कोशिश कर ली, वो किसी जगह नहीं फंस रहा, इधर फंसा लिया उधर फंसा लिया, तो मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ इतना मजेदार लॉ है कि आप ये तकरीबन हर पाकिस्तानी पे लगा सकते हैं। आपका एक दोस्त आपके पास अपना पेन रखवा के गया, बाद में पता लगा उसने गजब करके, कहीं जुल्म करके, किसी का कत्ल करके वो पेन चोरी किया था। अब आप कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था, बच गया। वो कहेंगे नहीं, आगे एक और भी है, रीजंस टू बिलीव। आपका रूममेट था, आपको पता होना चाहिए था। तो ये पता होना चाहिए था ना, इतनी खूबसूरत बात है कि इसमें कभी भी किसी को भी मुजरिम डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये आखिरी हल होता है जब भी किसी सियासी बंदे को पकड़ना हो। आज तक पाकिस्तान में हर तरफ से लोग फिसल जाते हैं, लेकिन जब इरादा होता है पकड़ने का तो कहते हैं आ जाओ घर। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग ऐसी चीज है जो उसने कहीं ना कहीं कर दी होगी। जितने पैसों में उसने डील किया है, जिस लेवल पे वो खेला है, तो उसने जो मर्जी बचाया हो, जो मर्जी ख्याल कर लिया हो, जितनी मर्जी रसीदें तैयार कर ली हो, मनी लॉन्ड्रिंग में फंस जाएगा। तो ये इतनी खूबसूरत चीज है कि जब किसी को वाकई में पकड़ने का इरादा बन जाए ना, जब तक इरादा नहीं होता खेलते रहते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग बहुत वास्ट स्कोप रखती है। कोई भी ऐसा क्राइम जो इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, वो करने वाला, उससे हासिल होने वाली प्रॉपर्टी रखने वाला, उसको डील करने वाला, कन्वर्ट करने वाला, ट्रांसफर करने वाला, किसी और को देने वाला, किसी और से लेने वाला, किसी और के बिहाफ पे सपोर्ट करने वाला, उसकी मदद करने वाला, वो सारे लोग जिनको या तो पता है कि वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, या उन्हें पता होना चाहिए कि प्रोसीड ऑफ क्राइम है, वो सारे लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो पूरे पूरे बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में फंस सकते हैं अगर इरादा बन जाए इनका। क्योंकि तकरीबन हर बैंक में तकरीबन हर तरह के बड़े बंदे के अकाउंट होते हैं, और तकरीबन हर बैंक को पता ही होता है कि वो जायज पैसे नहीं है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, ये प्रोसीड ऑफ क्राइम के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। हमारी किताब ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के ऊपर बात नहीं की, जिसका मुझे बड़ा दुख रहा। तो मैं फिर एक ट्यूटर नोट डाल के इसको वाजे करने की कोशिश की कि जरा प्रोसीड ऑफ क्राइम बता दिया जाए। Any property derived or obtained directly or indirectly by any person from a predicate offense or a foreign serious offense। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने हासिल की है बाय कमिटिंग अ प्रेडिकेट ऑफेंस। प्रेडिकेट ऑफेंस कैसे कहते हैं, एक स्केड्यूल दिया हुआ है, स्केड्यूल 1 इस एक्ट के एंड पे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस डिफाइन किए हुए, तकरीबन उसमें कोई 250 के करीब ऑफेंसेस है। उन ऑफेंसेस से आने वाली प्रॉपर्टी के ऊपर हम बातें कर रहे हैं। वो ऑफेंस करना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कत्ल करना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। कत्ल करके किसी के एसेट जब्त कर लिया, कत्ल करके किसी का कोई कब्जा कर लिया, तो कोई ऐसा जुर्म जो उस लिस्ट में डिफाइन है। अब वी आर नॉट एक्सपेक्टेड के पेपर में एक सिचुएशन बताएं और हमसे पूछें बताओ ये जुर्म आता है या नहीं उस डेफिनेशन में, क्योंकि हमें तो उन्होंने प्रोसीड ऑफ क्राइम तक की डेफिनेशन नहीं दी। तो मैं फाइनल के लॉ से आपके लिए डेफिनेशन लेके आया। प्रेडिकेट ऑफेंस वो जो स्केड्यूल 1 में दिया हुआ है, एक लिस्ट। फॉरेन सीरियस ऑफेंस का मतलब है वो ऑफेंस जो स्केड्यूल 1 में दिया हुआ है लेकिन वो पाकिस्तान में ना हुआ हो, पाकिस्तान से बाहर हुआ और उसका एसेट पाकिस्तान में डील हुआ हो। तो इसका मतलब यह है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हमने इस तरह से, तो ये प्रेडिकेट ऑफेंस की तरह से ये है, लेकिन ये किसी और कंट्री में होता है। अब सवाल ये है कि नॉलेज थी या नहीं थी। नीचे कुछ फालतू बातें लिखी हैं, एक दफा पढ़ लें, असूलन याद करने वाली नहीं है। द नॉलेज, इंटेंट और पर्पस रिक्वायर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ एन ऑफेंस सेट फोर्थ हियर। वो जो डेफिनेशन में हमने कहा है ना, पता था या नहीं था, मतलब बड़ा अहम बात हो गई ना कि उसे पता है या नहीं पता। उन्होंने कहा मे बी टेकन फ्रॉम फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस इन अकॉर्डेंस विद कानून शहादत 1984। कानून शहादत का जो लॉ है ना 1984 का,
उसके कवानीन फॉलो करेंगे ये देखने के लिए कि बंदे को पता था या नहीं था। इन्होंने मेरे ऊपर सहूलत कर दी। नहीं तो इससे पहले कि मैं ये बताता, आपने कहना था सर ये कैसे पता लगेगा कि उसको पता था। अच्छा ये कैसे पता लगेगा कि उसे पता होना चाहिए था। तो भाई ये सब पता करना हमारे जिम्मे नहीं है, अदालत के जिम्मे। और अदालत अपना कानून शहादत का जो ऑर्डिनेंस है, कानून शहादत का जो लॉ है उसको फॉलो करेंगे और उसके मुताबिक डिफाइन करेंगे कि उसको पता था या नहीं था, उसका इरादा था या नहीं था। यानी वो कहना चाह रहे हैं आपने अपना दिमाग खराब नहीं करना, आपने ज्यादा नहीं सोचना, बस आपने डेफिनेशन हटा मारनी। दूसरा, in order to prove an offense of money laundering, the conviction of an accused for the respective predicate offense shall not be required. क्या ही खूबसूरत बात कर दी, समझ नहीं आया, इतनी खूबसूरत बातें समझ ही नहीं आई। अब अगेन ये जुमला समझ ना आता अगर मैं आपको प्रोसीड ऑफ क्राइम ना समझाता। प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या है? किसी प्रेडिकेट ऑफेंस से आने वाली प्रॉपर्टी। प्रेडिकेट ऑफेंस एक लिस्ट डिफाइन है, एक स्केड्यूल है जिसमें उन्होंने कहा है, फॉर एग्जांपल उसमें लिखा हुआ है किडनैपिंग। किसी ने किडनैप किया और किडनैप करने के बाद पैसे मांगे तावान के तौर पे, पैसे उसे मिल गए, उसको पकड़ लिया इन्होंने और कहा कि तुमने तो मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब जरूरी नहीं है कि किडनैपिंग का मुकदमा होने के बाद उसको किडनैपिंग की सजा भी मिली हो। यानी वो जो असल ऑफेंस है जिससे चीज आई है वो भले अभी तक साबित ना हुआ हो, भले उसके ऊपर उसको अदालत में वो ना मिली और वो स्टे पे स्टे ले रहा हो या उसको आगे से आगे कर रहा हो, अगर इधर वालों ने पकड़ लिया कि उस बंदे ने किडनैपिंग से ही पैसा उठाया है, तो भले किडनैपिंग पे अभी तक वो कन्विक्ट हुआ या नहीं हुआ, मतलब मुजरिम डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग वाले ये पावर रखते हैं कि वो उसको अपने कानून में जुर्मवार वो कर दे, मुजरिम डिक्लेयर कर दे। इनके पास पावर्स बहुत ज्यादा है। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इनके ऑफिसर्स हैं जो कि इवन सियासतदानों तक को जो है वो उजाड़ सकते हैं, उनके घरों पे छापा मार सकते हैं, उनके पास से प्रॉपर्टीज रिकवर कर सकते हैं। सिर्फ 2 जगह इनको छापा मारना मना है, बाकी हर जगह ये छापा मार सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल जुर्म पे अभी तक सजा मिली है या नहीं मिली, अगर हम साबित कर दें कि वो जुर्म की वजह से आने वाले पैसे में डीलिंग हो रही है, तो हम यहाँ पे उसको मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की पनिशमेंट क्या है? लो जी, ये बंदे को कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की कैद हो सकती है, और सादा वाली कैद नहीं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, कैद बामुशक्कत, एक तकलीफदेह कैद जो कि कम से कम 1 साल की होनी चाहिए, और ये 1 साल एक्सटेंड हो सकता है 10 साल तक। एक फाइन जो कि 25 मिलियन तक जा सकता है। 25 मिलियन उर्दू में कितने होते हैं? 2.5 करोड़ तक फाइन जा सकता है। तक का मतलब है कि इससे कम भी हो सकता है। एंड फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग में जो प्रॉपर्टी यानी कि एसेट इन्वॉल्व था वो जब्त कर लिया जाएगा, जब्त कर लेंगे, कब्जे में कर लेंगे। तो एक तो जुर्माना भी करेंगे, और उसको ये ऑप्शन नहीं है कि वो जुर्माना उसी एसेट में से दे दे। तो जुर्माना, कैद, एंड वो जो एसेट है जो साबित हो गया कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला, वो उससे छीन लिया जाएगा। अगर वो एक इंसान है, अगर वो एक कंपनी है, तो कंपनी को फाइन होगा 100 मिलियन का, और हर डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय जो साबित हो जाएगा कि गिल्टी था, उनको ये ऊपर वाले सारे फाइन होंगे। यानी कंपनी को 100 मिलियन का फाइन, और जो जो पकड़ा जाएगा उसको 25 मिलियन फाइन, सजा एंड फलाना फलाना, वो सब कुछ उसी तरह से होगा। Where a company contravene the provision of this act or any related rules, etc., every responsible person, director, partner, falana, 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 shall be liable to be proceed against and punished accordingly. जब भी एक कंपनी ने ऐसा किया है, तो वो तमाम लोग जो कि शामिल जुर्म रहे हैं, कंपनी तो कंपनी होती है ना, कंपनी तो एक ऐसा पर्सन है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर चला रहे हैं, तो कंपनी नामी शख्स को 100 मिलियन का फाइन हो जाएगा, और कंपनी के अंदर हर वो शख्स जो कि उस जुर्म में शरीक था, उसको वो सारे फाइन पेनल्टीज पड़ेंगे जो कि हमने ऊपर देखे हैं, यानी कि 1 से 10 साल तक की कैद, 25 मिलियन तक का जुर्माना, और वो प्रॉपर्टी जब्त हो जाए जो प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व रही। जी लास्ट पॉइंट, वो कह रहे हैं जब एक कंपनी कॉन्ट्रावीन करेगी इस एक्ट की प्रोविजन को, इस एक्ट के कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगी, और एनी रिलेटेड रूल, या इस एक्ट से रिलेटेड कोई भी और रिलेटेड रूल होगा, हर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हर वो शख्स जो उसका रिस्पॉन्सिबल है, जिसने वो वाला एक्ट करवाया है, और ऊपर हमने देखा था कि वो जिसको हमने गिल्टी फाउंड किया होगा, shall be liable to be proceeded against and punish accordingly,
वो लायबल हैं कि उन्हें पकड़ा जाए, उन पे कार्रवाई हो, अगर साबित हो जाए कि वो मुजरिम है तो उनको भी सजा दिलाई जाए। कहने का मतलब है कि जब एक कंपनी ऐसा जुर्म करती है तो कंपनी का हर ऑफिसर एक्सपोज है, उसको पकड़ के उस पर कार्रवाई की जा सकती है और जिस पे साबित हो जाए उसको पनिशमेंट भी मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है हमने उसकी पेनल्टी पड़ी और इसको भी हमने रट्टा मार लेना है कि ये कितने करोड़ की है, कितने साल की है, क्या है। ये एक इंसान की है और अगर कंपनी करे तो कंपनी को 100 मिलियन जुर्माना होगा और कंपनी के हर बंदे पे केस चल सकता है जो भी उनको मुनासिब लगे और जो भी हार जाएगा उस केस में वो शख्स इंडिविजुअली ऊपर वाले 3 उसके ऊपर आ जाएंगे कि उसको पर जुर्माना भी देना पड़ेगा, उसको जेल भी भुगतनी पड़ेगी और वो सारे काम करने पड़ेंगे। कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे खतरनाक लोग हैं इसमें। क्यों? सबने पैसा कहां रखना है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। तो ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग में वो जो एबेट, कॉन्स्पायर, सपोर्ट्स, पार्टिसिपेट, फलाना या होल्ड और फलाना, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जरा ज्यादा आ जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है तो आप कहेंगे भाईजान समझ तो मैं बड़े होके जाऊंगा कि क्या होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन आज मेरा रट्टा मारना तो आपने खूबसूरत सा रट्टा मार लेना है क्योंकि इसमें लिखे हुए किसी भी लफ्ज की वजाहत आपसे नहीं पूछी जाएगी। किसे कहते हैं? जस्ट आपको बता दूं सिर्फ हौसले के लिए, ऑल्दो मतलब वी आर नॉट रिक्वायर्ड कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एक या एक से ज्यादा इन फॉलोइंग एक्टिविटीज में से कुछ कर रहा है, क्या? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड अदर रीपेबल फंड फ्रॉम द पब्लिक, आवाम से वो जो पैसे लेते हैं कि डिपॉजिट जमा कराओ हम तुम्हें बड़े अच्छे रिटर्न देंगे, वो इदारे। लेंडिंग इन व्हाटसोएवर फॉर्म, किसी भी किस्म का लोन, जरई हो, फलाना हो, किसी भी तरीके का लोन जो दिया जा रहा है। फाइनेंशियल लीजिंग, ये जो किस्तों पे गाड़ी शाड़ी और इस तरह के एसेट्स दिए जाते हैं। मनी और वैल्यू ट्रांसफर, आप ये ऐसे इदारे जो कि पैसों के ट्रांसफर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, मनी के ट्रांसफर को, तो ऐसे में जैस कैश और इस तरह की चीजें भी ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आ जानी है। Issuing and managing means of payment including but not limited to credit and debit card, check, traveler check, फलाना order, electronic money, वो सारे जो इस तरह की चीजों में डील कर रहे हैं। वो जो फाइनेंशियल गारंटीज दे रहे हैं, कमिटमेंट्स कर रहे हैं, कई दफा बैंक्स बाहर के लोगों को गारंटीज दे रहे होते हैं अपने क्लाइंट के ब्याह पे। क्लाइंट कहता है मेरे पैसे आपके पास पड़े हैं, आप जरा गारंटी दे दें कि जब माल आएगा मैं लाजमी पेमेंट कर दूंगा। तो बैंक बाहर वालों को गारंटी देता है कि हाँ भाई इस बंदे के पास पैसे पड़े हैं, घबराओ मत, तुम लोग माल भेजो, मैं जिम्मेदार हूँ, ये पैसे नहीं देगा मैं पैसे दे दूंगा। शायद आपने LG/LC सुना हो, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी। उसमें क्या होता है, बैंक ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है कि अपने क्लाइंट के ब्याह पे बाहर के लोगों को, बाहर का बंदा पाकिस्तानी इंडिविजुअल पे भरोसा नहीं करेगा लेकिन पाकिस्तान के एक बैंक पे भरोसा जरूर कर लेगा। ट्रेडिंग इन चीजों में ट्रेडिंग, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, फलाना 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 फलाना, शुक्र है एंड पे ये नहीं लिखा और एनी अदर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब इनमें एक एक लफ्ज के अंदर बड़ी बड़ी गहराई है लेकिन वो एक एक लफ्ज हमारे सिलेबस में नहीं। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक डेफिनेशन है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं। माहौल समझ आया? किताब को पता नहीं क्या जो चढ़ा, उनको उनके पास ना पूरे ही नहीं हो रहे थे, उन्होंने मैंने मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ डाला होगा बीच में, फिर खुद ही शर्मिंदा हो गए होंगे कि यार मतलब ये इतना सा लॉ, फिर अब उन्होंने फैलाना था तो उन्होंने किसी को कहा होगा कि यार बस फैलाओ इसे, उसने कहा जी अब मेरी फैलानियां देखनी है, अब फैलानियां देखनी है। मनी लॉन्ड्रिंग एक इलीगल प्रोसेस है, पैसे बनाने का किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से आए हुए, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट फंडिंग, टैक्स एवेजन वगैरह वगैरह। कुछ एग्जांपल्स दे दी। अपीयर टू हैव कम फ्रॉम अ वैलिड सोर्स, लग रहा हो कि वैलिड सोर्स से आया लेकिन आपने कमाया हो गलत सोर्स से, तो ऐसे पैसे में डील करना मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी इज कंसिडर्ड डर्टी, क्रिमिनल एक्टिविटी के पैसे को कंसिडर किया जाता है कि वो गंदा है। एंड प्रोसेस लॉन्डर्स इट टू मेक क्लीन, लॉन्ड्री समझ आती? लॉन्ड्री गंदे कपड़ों को साफ कर देती है, तो ये गंदे वाले पैसे को लॉन्डर कर देते हैं, साफ कर देते हैं, उस पर परफ्यूम शर्फ्यूम लगा देते हैं, खूबसूरत बना देते हैं। Anti-money laundering laws are rules for businesses, institutions, and even countries to eliminate money laundering and terrorist financing activities.
मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ का मकसद है कि लोगों को, मुल्कों को, इन सब लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाना और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से, क्योंकि टेररिस्ट के पास भी जो पैसा है वो ज्यादातर बेनामी होता है, वो इसी तरह के गलत सोर्सेज से आया हुआ होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जब जिक्र होता है तो साथ ही काउंटर टेररिस्ट जो फंडिंग है उसके ऊपर भी बात होती है। तो उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से आया हुआ या टेररिस्ट फाइनेंसिंग से आए हुए पैसे को डीमोटिवेट करता है, डिस्करेज करता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ। अब फैला रहे, मतलब उनको है कि बात कुछ ना कुछ तो करते जाना है। Initially, anti-money laundering laws were implemented on financial institutions to control drug trafficking. उन्होंने कहा बहुत पहले ये मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे हमने लगाए थे ताकि ड्रग की ट्रैफिकिंग को थोड़ा सा रोकथाम की जा सके, नहीं तो लोग गलत चीजों में डील करते और उसके पैसे की बिना पर जो है वो बिजनेसेस करते। तो सबसे पहले हमने उनके लिए किया। सिंस देन इट हैव बिकम ग्लोबल कंसर्न, उस वक्त से ये एक दुनिया का आलमी मसला बनता जा रहा है। अब नजर आ रहा है उनके पास है कुछ नहीं, कोई कानून बताने को नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इतने दिन इतना जुर्माना, ये ऑफेंस वो ऑफेंस खींच रहे हैं, मतलब वो जनरल बातें करें। इसलिए मैंने इसका हेडिंग कर दिया जनरल डिस्कशन अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। इंटरनेशनल अथॉरिटीज सच एज FATF and World Bank are collaborating with national authorities and state bank to control money laundering. बहुत ही पेचीदा सी बात उन्होंने बताई। उन्हें का इंटरनेशनल अथॉरिटीज वगैरह और वर्ल्ड बैंक आपस में मिलके, मुल्कों के साथ मिलके कोशिश कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकें, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का बंदा कई दफा एक मुल्क से पैसा उठा के दूसरे मुल्क ले जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ में यहाँ बैठे बैठे हम दूसरे मुल्क से बाय फोर्स पैसा मंगवा सकते हैं। सेक्शन 42, सेक्शन 45 और बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जो ये पावर देते हैं कि यहाँ की कोर्ट अगर लंदन की किसी कोर्ट को एक नोटिस इशू कर दे ना कि ये हमारे यहाँ मुजरिम है और आपने इतने पैसे देने हैं, तो वो वहां उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करके उसका पैसा रिकवर करके हमें दे देंगे। अगर ये इतने ही सच्चे हैं ना, तब तक पैसा आ चुका होता। प्रॉब्लम ये है कि ये इतने सच्चे नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये इतना आगे तक नहीं जाना चाहते, क्योंकि फिर वो भी आगे तक चले जाएंगे जब वो ताकत में आएंगे। तो प्रॉब्लम है कि हमें सिर्फ एक खास लिमिट तक पागल बनाना है इन्होंने, सबने मिलके, और बस हम पागलों की तरह कभी एक पार्टी को अच्छा समझ रहे होंगे, कभी दूसरी पार्टी को। अगर इरादा होना तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये वापस चले। खैर, इससे पहले मैं ज्यादा बहकता जाऊं, इन पाकिस्तान, अब उन्हें और कुछ जुमला नहीं समझ आया, उन्होंने कहा इन पाकिस्तान द रेलेवेंट लेजिस्लेशन इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000। पाकिस्तान में वो कानून जिसका भी हम तस्करा कर रहे थे उसको हम कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ डिस्करेजेस क्रिमिनल बाय मेकिंग इट हार्डर फॉर देम टू हाइड इल गॉटन मनी। ये उनके लिए बड़ा मुश्किल कर देता है कि वो अपने पैसे को छुपा सके। Anti-money laundering regulation also require financial institution to monitor customer transaction and report on suspicious financial activity. ये एक काम की बात मिली अभी तक। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये रिक्वायर किया है कि आप मॉनिटर करें कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन को, देखें कोई अजीबोगरीब ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही, एंड रिपोर्ट ऑन सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटी। अगर आपको कोई मशकूक फाइनेंशियल एक्टिविटी नजर आए, ये मशकूक फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होती है? एक स्टूडेंट है, उसने यहाँ पे बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है कि घर वालों से पैसे आते हैं, उस अकाउंट में अगर 2 करोड़ आ जाए, अब अगेन बैंक वाले देखेंगे कि इस अकाउंट में महीने के स्टार्ट में आते हैं 11,000, एक दिन बाद उसमें से 9,500 विड्रॉ कर लिए जाते हैं, 2 दिन बाद बकाया 1000 विड्रॉ कर लिए जाते हैं, जो बच गया वो 500 से ऊपर हो तो 3-4 दिन बाद वो भी एटीएम से निकल आता है, और अगर 500 से नीचे हो तो 2 से 3 इजी लोड में बैंक की वेबसाइट के थ्रू वो पैसा आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होता है, और जब तक अकाउंट बैलेंस 0.00 नहीं होता 3 से 4 दिन में उस अकाउंट को चैन नहीं आता। अब ऐसा अकाउंट जो कि हर महीने ऐसा करता हो, ऐसे अकाउंट में 2 करोड़ का आना मशकूक बात है। हो सकता है घर वालों ने रखवा दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में इस तरह की ट्रांजैक्शन हो तो इसको मशकूक ट्रांजैक्शन कहा जा सकता है। आप गलत नहीं है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन गलत है। हो सकता है किसी और ने अपना पैसा एवं ही यहाँ पे रख दिया और बाद में किसी बैंकर के साथ मिलकर उसको गायब भी कर लिया। खैर, तो जब भी अजीबोगरीब सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नजर आएंगी, वो क्या करेंगे? रिपोर्ट कर देंगे। किसको रिपोर्ट करेंगे? गवर्नमेंट के इदारों को। इसमें FMU होता है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, उसको रिपोर्ट कर देते हैं। तो रेगुलेशंस हमें ये बताती हैं, यानी कि इनको बस एक दफा पढ़ लेना है, इनको उतना दिल पे नहीं लेना जितना आपने उसको याद, डेफिनेशन याद करते हुए, या इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक जेनेरिक डिस्कशन है जिसमें वो फजाइल बयान कर रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ के। अगर समझ आ जाए तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
और समझ ना आए तो काफी अजियत है। आप लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं, कुछ के पास बैंक अकाउंट्स हैं, कुछ के पास नहीं है, इजी पैसा वगैरह यूज करते हैं, जैस के खत्म हो गया, लो बस खत्म हो, गेम ही ओवर हो। और जिनका बैंक अकाउंट भी है और वो इजी पैसा की ट्रांजैक्शन भी करते हैं, उनका तो कंफर्म पास। ये कानून हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स रूट कैसे होती है। बड़ा पेचीदा सा कानून है, लेकिन इसके पेचीदा वाला सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जिस वक्त ये कानून इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, अभी बता रहे हैं अपने बारे में, अभी ये बता ही रहा है कि एकदम से खत्म हो जाता है, ये शुरू होते ही खत्म हो जाता है। इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि देखिए, मैं एक आम इंसान हूं, मैं अगर ये कहूं कि जी मैं आप लोगों से एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लूंगा और उसको अपने पास प्रोसेस करूंगा, तो मेरे पास ऐसा कोई हक नहीं है, क्योंकि अगर मुझे ये इजाजत मिल गई तो मैं तो बहुत सारे फ्रॉड करता फिर रहूंगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स रिसीव करनी है, एक पूरा पेमेंट का सिस्टम बनाना है, आओ हमारे पास, रजिस्टर हो, हम तुम्हें कहेंगे कि तुम एक डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम हो। अगर मेरा एक पेमेंट का निजाम है, मेरा एक निजाम है कि हाँ भाई, मैं फर्ज करें मैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस चलाता हूँ, उस ऑनलाइन क्लासेस में अगर फर्ज करें कुछ बच्चों ने आना है, उन बच्चों ने फीस भरनी है, और मैं कहूँ हाँ जी बड़ा आसान सा सिस्टम है, फलाना जगह पे आपने गली के नुक्कड़ पे आ जाना है, एक बंदा खड़ा हुआ होगा, उसको पैसे दे देने हैं और वो आपसे लेके आपको कागज पे एंट्री करके दे देगा। तो ये है मैनुअल निजाम। मैं चाहता हूँ मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक निजाम बनाऊं, कि मैं एक एंड्रॉइड की ऐप बनाऊं, मैं बच्चों से कहूँ उस ऐप में जाके लॉगिन करना, उस ऐप में जाके अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल देना, आपके पैसे मेरे पास आ जाएंगे। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ और बगैर किसी इदारे से रजिस्टर हुए कर रहा हूँ, तो मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इस तरह की इजाजत किसी भी इंडिविजुअल को मिल गई तो वो तो लोगों के पैसे खा जाया करेगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जब भी किसी ने अपने पेमेंट सिस्टम को लेके चलना है और वो उसको इलेक्ट्रॉनिक लेके जाना चाहता है, तो उसको इदारों के पास जाना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि मेरे पेमेंट सिस्टम को आप काइंडली आशीर्वाद दे दें और इसको आप डिक्लेयर कर दें कि ये एक डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है। तो अगर इजी पैसा वालों ने गवर्नमेंट से अप्रूवल करवा ली कि उनका पेमेंट का सिस्टम एक डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है, तो इसका मतलब है कि अब उनके थ्रू जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो लेजिटिमेट है। अब वो ट्रांजैक्शन करते कैसे हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करते हैं, क्या एहतियातें करनी होती हैं, इस कानून में है, लेकिन हमें नहीं पता और ना हमारे सिलेबस में। तो हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक की ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो अगर कभी भी एटीएम से ट्रांजैक्शन निकले, मोबाइल की ऐप से ट्रांजैक्शन निकले, व्हाट्सएप में कोई ऐसी इंटीग्रेशन हो, किसी वेबसाइट पे ऐसा कोई मामला हो, जब भी आपके पैसे इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है। इसमें कई दफा डेबिट होता है, कई दफा क्रेडिट होता है, कई दफा एटीएम इन्वॉल्व होता है, कई दफा वेबसाइट इन्वॉल्व होती है, कई दफा एक चिप इन्वॉल्व होती है, कई दफा बायोमेट्रिक इन्वॉल्व होता है। देयर आर मल्टीपल वेज जिसके थ्रू एक बंदा मुख्तलिफ जगह पे ऑथराइज करके एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर कर सकता है। बात समझ आई? सिर्फ इस लॉ में कुछ डेफिनेशंस हैं जो बताती हैं और फिर पेमेंट सिस्टम और डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम के बारे में वो बताते हैं। अगर इजी पैसा वाले, देखिए टेलीनॉर के नाम से क्यों नहीं हो रही है ट्रांजैक्शन? क्योंकि टेलीनॉर इज नॉट अ डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। जैस के नाम से या वारिद के नाम से नहीं हो रही है। जैस कैश, मोबी कैश, इस तरह से अलग अलग वेंचर्स हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? किसी ने भी अगर एक पेमेंट सिस्टम को कहना है कि ये एक डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है, एक जेन्युइन पेमेंट सिस्टम जिसमें लोग वो पेमेंट कर सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट के यहाँ प्रॉपर तरीके से रजिस्टर होगा, गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाएगी, और अगर किसी जगह इसने वो रूल तोड़े तो गवर्नमेंट इसका वो रैंक खत्म भी कर सकती है। बात समझ आई? तो अगर आपको ये थोड़ा थोड़ा सा पता है कि अगर मैं एटीएम से जाके ट्रांजैक्शन करता हूं तो वो पैसे कहां से निकल आते हैं, ऐसा नहीं है कि उस वक्त तार से जो है वो आपके बैंक के पास गए, वो पैसे लपेट के तार में गए, तार से दोबारा एटीएम में आए और एटीएम से दोबारा फ्रेश होकर बाहर निकला, ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक हुआ है सारा कुछ। मैं अगर यहाँ बैठे बैठे अपना मोबाइल खोल के यहाँ से एक पेमेंट करूं तो शायद किसी और जगह पे, किसी और शहर में बैठे हुए एक बंदे को फौरन से पैसे पहुंच जाए, जबकि पैसे मेरे बैंक के पास पड़े हुए हैं। मेरा बैंक और उसका बैंक आपस में डेबिट क्रेडिट की एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। मैंने इधर से ऑथराइज किया, क्लिक किया, तो मेरे बैंक ने कह दिया जी मुबारक को आपके 2 लाख रुपए माइनस हो गए, और दूसरे बंदे को मैसेज आया मुबारक को आपके पास 2 लाख रुपए आ गए। ना मेरे बैंक ने 2 लाख दिए, ना उसके बैंक ने 2 लाख लिए, लेकिन इन्होंने आपस में डेबिट क्रेडिट करके एक दूसरे को रिसीवेबल पेबल रिकॉर्ड कर लिया। और अब तक रिसीवेबल पेबल और डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को FR1 में क्लियर है। तो ये बेसिकली एक सिस्टम है।
पेमेंट सिस्टम ओवरऑल कोई भी पेमेंट का निजाम, और डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम वो निजाम जिसको गवर्नमेंट कहते हैं कि हाँ भाई ये निजाम अब हम कंफर्म कर रहे हैं कि इस चीज से आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कर सकते हैं। अब कहानी हमें समझ आइए, एक दफा जरा देखते हैं। A payment system is any system used to settle financial transactions through transfer of monetary value. पैसों के ट्रांसफर के थ्रू जो सेटलमेंट होती है वो पेमेंट सिस्टम, मतलब पेमेंट सिस्टम का मतलब है जब भी पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए। दिस इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशंस, इंस्ट्रूमेंट, पीपल, रूल्स, प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजीज दैट मेक इट एक्सचेंज पॉसिबल। पेमेंट सिस्टम एक बड़ा नाम है ना। पेमेंट सिस्टम का मतलब है कोई भी निजाम जिसके थ्रू एक इदारा दूसरे इदारे से या एक बंदा दूसरे बंदे से पैसे ले रहे हैं। तो हो सकता है एक शख्स का ये मामला हो कि वो अपने क्रेडिटर के पास अपने एक नुमाइंदा भेजता हो और क्रेडिट वो अपने डेटर के पास, वो नुमाइंदा जाके कहता हो मुझे पैसे दें, पैसे लेके आता हो। ये भी एक पेमेंट सिस्टम है, ये इंसानों का पेमेंट सिस्टम है। पेमेंट सिस्टम एक बड़ा वर्ड है। पेमेंट सिस्टम में टेक्नोलॉजी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इंसान भी हो सकते हैं, कागज भी हो सकते हैं, इदारे भी हो सकते हैं, जगह भी हो सकती है। तो इसका मतलब है पेमेंट सिस्टम जब भी किसी ने पेमेंट को रिसीव करने या पे करने का कोई निजाम वजह किया हुआ उसको पेमेंट सिस्टम कहेंगे। क्या वो निजाम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम कर सकता है? नहीं, उसके लिए उसको हमें डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम के तौर पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये बात समझ आई? EFT इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक बात करें तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EFT। इधर विद इन अ सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अक्रॉस मल्टीपल इंस्टीट्यूशन, या तो एक ही बैंक के डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहा हो या एक बैंक से दूसरे बैंक के दरमियान ट्रांसफर हो रहा हो वाया कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम विदाउट द डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ बैंक स्टाफ। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये है जिसमें इंसानों को इन्वॉल्व किए बगैर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए आपने एक जगह से दूसरी जगह पैसे पहुंचा दिए। ये बात समझ आ रही है? और अब चूंकि आप इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो आपको बात समझ आ रही है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो रहा है। रेलेवेंट लॉ इन पाकिस्तान इज द पेमेंट सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007। पाकिस्तान में जो रेलेवेंट लॉ इसको डील करता है वो ये है। अब आगे डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी किसे कहते हैं? मनी ट्रांसफर्ड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल या ATM या टेलीफोन या कंप्यूटर या कोई मैग्नेटिक चिप वगैरह, स्ट्रिप वगैरह और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये बात समझ आई? अब इससे आगे वाली लाइन थोड़ा सा आगे करके पढ़नी है। मतलब इनमें से कोई भी so as to order, instruct और authorize, आप जब भी इनमें से किसी मैकेनिज्म को यूज करते हैं कुछ ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट या ऑथराइज करने के लिए, किसको? एक बैंक को, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या एनी अदर कंपनी और पर्सन को। क्यों? टू डेबिट और क्रेडिट एन अकाउंट and includes monetary value as represented by a claim on the issuer which is stored in an electronic device or payment instrument। क्या भी कह रहे हैं कि हाँ भाई ये इतने पैसे, आपने पेमेंट भरने लगे, उन्होंने कहा जी 2 सब्जेक्ट हैं आपके, 30,000 रुपए आ गए इधर। तो ये 30,000 रुपए आपने अगर भरने हैं तो उसके लिए फलाना आप अपना ये कार्ड नंबर वगैरह डालें तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो डेबिट या क्रेडिट हो रहा है ये किसी ना किसी क्लेम के अगेंस्ट हो रहा है। आपने पैसे ऑनलाइन मंगवाए, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की और ऑनलाइन में उन्होंने कहा हाँ जी आप अपने कार्ड का नंबर दे दें। आपको पता है ये जो आपके पास डेबिट कार्ड है इससे भी ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है। और ये डेबिट कार्ड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस, वो जो वहां पे नहीं रखी हुई होती हैं, जैसे वो उसको स्वाइप करते हैं तो ये वहां पे भी चल जाते हैं। तो अगर आप गौर से देखिए उन्होंने कार्ड यूं स्वाइप किया और आपके किसी और जगह रखे हुए बैंक से इनके किसी और जगह वाले बैंक में पैसे चले गए। तो ये जो हरकत हुई है इसके लिए एक मीडियम चाहिए, वो मीडियम ऊपर डिफाइंड है। इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल हो, ATM हो, टेलीफोन हो, कंप्यूटर हो, कोई मैग्नेटिक तरीका हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जिससे आप इनको कह रहे हैं कि आपने पेमेंट करनी है, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या कोई भी और कंपनी जो इस किस्म की काम करती है। क्या कह रहे हैं? ये नीचे वाली बात आप कह रहे हैं डेबिट कर दो या क्रेडिट कर दो एक अमाउंट जो कि इस क्लेम पे है, इशूड ऑन रिसीट ऑफ फंड ऑफ एन अमाउंट नॉट लेस इन वैल्यू देन द मॉनेटरी वैल्यू इशूड एक्सेप्टेड एज मींस ऑफ पेमेंट बाय अंडरटेकिंग्स अदर देन द इशूअर। जितने पैसे की ट्रांजैक्शन हुई है उतने ही पैसे को, ऐसा ना हो कि आपने ट्रांजैक्शन की और आगे कम पैसे जाएं तो हम कहें कि लो जी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो गया। जितना आपने ऑथराइज किया और जितना आपके पास अवेलेबल था अगर उतना ही दूसरी तरफ गया है तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक फंड है। Include electronically store of monetary value on an electronic device that may be used for making payments। हो सकता है आपने कोई ऐप यूज की हुई हो, उस ऐप में आपने पहले से पैसे रखवाए हुए हो। फॉर एग्जांपल आपने इजी पैसा के अंदर कुछ पैसे पहले से रखवाए हुए हैं।
जैस कैश के अंदर, जैस वॉलेट के अंदर या जो भी इस तरह की चीज है, आपने उसमें पैसे रखवाए हुए हैं, आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप कहते हैं ये चीज खरीदनी है, वो कहते हैं पैसे, आप कहते हैं जी वो आप अपने ऐप में ये नंबर डाल दें, इस नंबर से आप इतने पैसे ले सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाते हैं किसी, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं पैसे, अब आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है लेकिन जैस कैश है, तो आप क्या करते हैं, वहां उसकी डिटेल डालते हैं, वो उस डिटेल से आपके रखे हुए इलेक्ट्रॉनिक पैसे जो इलेक्ट्रॉनिक जगह पे पड़े हुए हैं, उसको वहां से उठा के कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं। इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी, कि किसी भी मीडियम पे पड़े हुए पैसे जो आपने किसी बैंक शैंक को कहा और उसने किसी और को ट्रांसफर करवा दिए, ये इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी है। ये सारी जद्दोजहद करने के बाद एक बात बता दूं, ये एक डेफिनेशन है जिसको याद करना है, इसे याद करना, लेकिन मैं फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बात समझ आए। बात उतनी सी है, वही बात है, अगर आपको पता नहीं ये कार्ड्स कैसे काम करते हैं तो ये सारी वही बातें बार बार रिपीट हो रही है, सारी वही बातें। बेसिकली जब आप एक कार्ड का नंबर डालते हैं ना, या मैं कार्ड को स्वाइप करता हूं, तो ये हरकत इज एन ऑर्डर कि हाँ भाई मिस्टर बैंक इतने पैसे इन लोगों को जिनके पास मैंने कार्ड स्वाइप किया है इनको दे दो, और ये इलेक्ट्रॉनिकली मैंने किया है, इसमें इंसान इन्वॉल्व नहीं है। ये फोन पे भी हो सकता है, मैं फोन करके कहूँ मेरी फलाना पेमेंट है, आप इस अकाउंट में डाल दें, टेलीफोन बैंकिंग भी हो सकती है, ये एटीएम से भी हो सकता है। मैं बैंक गया, बैंक में एटीएम डाला, मैंने कहा जी मेरा ये बिल आया हुआ है, मैं इस एटीएम से वो बिल पे करना चाहता हूँ, बिल किसी और बैंक का है या मैंने किसी और जगह जमा करना था, तो मैं यहाँ से अपने कार्ड को डाल के उससे भी कर सकता हूँ, और मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊं बैंक के, तो वहां से भी मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इज जिसमें फिजिकल पैसा इन्वॉल्व किए बगैर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी इंटरमीडिएरी को दरमियान में रख के, कोई बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी दरमियान में डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है, उसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्शन को रूट कर। तो कानून समझने में मजेदार है, चीजें याद करनी पड़ेंगी। अब ये तो सुन के समझ आ गया आपको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ये लंबी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी कि पेपर में आए तो आपने अगर एक भी लफ्ज बीच में से मिस कर दिया तो आपके नंबर कट जाने। लेकिन बात बड़ी आसान सी है, जो ऊपर वाले मीडियम्स है, इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल करके बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी और कंपनी को अगर आप कहें डेबिट या क्रेडिट करो, इस तरह की चीज, और इसके अंदर जरूरी नहीं कि आपके बैंक का पैसा हो, ये किसी और तरह की ऐप में रखा हुआ कोई और पैसा भी हो सकता है। जो सेकंड पॉइंट है ना, इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, हो सकता है आपने एक दफा चीजें खरीद के रख ली हो। जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो गेम्स के अंदर क्या होता है, वो कहते हैं जी आप इतने पैसे से अपने पास फलाना चीज वो कर लें, कॉइन्स इतने बढ़ा लें। रोब्लॉक्स एक गेम है ऑनलाइन, काफी लोग बड़े शौक से खेलते हैं, उसमें रोबक्स होते हैं, आप पहले पैसे खरीदें, पैसों से रोबक्स खरीदें, रोबक्स अब गेम के अंदर आपके अकाउंट में आ गए। अब गेम में चलते चलते एक जगह पहुंचे, पता लगा जी ये बूस्टर लेने से आपके कैरेक्टर की रफ्तार तेज हो जाएगी, जिस पे 10 रोबक्स लगेंगे। तो गेम के अंदर ही आपने उसी वक्त क्लिक किया और उसी वक्त वो गेम के अंदर से ही आपके उस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ रोबक्स, जहां आपने 50 परचेज करके रखे हुए थे, उसमें से 10 निकले और उधर चले गए। ये भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। तो ने कहा इसके अंदर आपके ऑलरेडी किसी स्टोरेज में किसी जगह इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हुए हुए पैसे हो, वो भी इसमें शामिल है। तो जब भी पैसा इलेक्ट्रॉनिकली डील हो रहा है, तो ये जिसके इस ट्रांजैक्शंस का आइडिया, उसको मेरी बात सारी समझ आ रही है जो मैं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, चलें एक काम करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, कोई नई बात नजर आ गई तो मैं कहूंगा ठीक है मैंने जुल्म किया। एनी ट्रांसफर ऑफ फंड अदर देन अ ट्रांजैक्शन ओरिजिनेटेड बाय चेक, ड्राफ्ट और सिमिलर पेपर इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक क्या थी, जो चेक और इस तरह के कागज से नहीं हो रही, फिजिकल वाली चीज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन पेमेंट है। विच इज इनिशिएटेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल या टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल या स्टोर्ड वैल्यू कार्ड या डेबिट कार्ड या एटीएम या कंप्यूटर मैग्नेटिक टेप, वही बात दोबारा रिपीट नहीं कर रहे, or any other electronic device so as to order, instruct or authorize a financial institution to debit or credit an account। इन्होंने गूगल पे लिखा होगा कि क्या होती है, इनको दो डेफिनेशन मिली होंगी, दोनों उठा के डाल देंगे, ये जहन में ही नहीं रहा कि एक चीज दूसरे को ही डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा है, या दोनों ही करनी है। वो इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी है और ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, और ऑपरेटर कौन है, वो जो दरमियान में आ रहा है, एनी फाइनेंशियल or other institution or any person authorized by state bank to operate as designated payment system। डेजिग्नेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम बहुत मुश्किल बात नहीं है, बड़ी आसान सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है जो हम करने जा रहे हैं। कहानी आपको समझ आ चुकी हुई है, आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या है, आपको ये पता है कि ऑपरेटर क्या है, आपको ये पता है कि जो पेमेंट सिस्टम है वो डेजिग्नेटेड किस तरह का होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की ऑप्शन होती है।
अब वो कह रहे हैं कि किसी पेमेंट को डेजिग्नेट करने का तरीका क्या है। जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड से रूल्स हमने पढ़ते जाना है और अल्टीमेटली हमने याद कर लेना है। स्टेट बैंक में डेजिग्नेट अ पेमेंट सिस्टम एज डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम बाय अ रिटन ऑर्डर इफ नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब है जो इदारा चाहता है कि उसके पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हाँ भाई ये हमारा बड़ा प्यारा सा पेमेंट सिस्टम है, आप काइंडली इसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के तौर पे एक्सेप्ट कर लें, यानी इस कानून के अल्फाज क्या है, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। तो अगर एक पेमेंट सिस्टम आप चाहते हैं कि वो डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम, दोनों में फर्क समझ आ रहा है। पेमेंट सिस्टम में पेमेंट का कोई भी निजाम, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम का मतलब है पेमेंट का वो निजाम जिसको इन्होंने रिकॉग्नाइज करके ओके कर दिया है कि आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। तो अगर मैं कहीं कहूं वेरी इजी पैसा और मैं अपना एक सिस्टम बना दूं कि इस कंप्यूटर में पैसे आएंगे यहां से वहां जाएंगे, तो वो डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम नहीं है, पेमेंट सिस्टम। अगर मैं गवर्नमेंट के पास जाकर उसे रजिस्टर करा लूं और गवर्नमेंट कुछ मुझे रूल्स कहे और मैं रूल्स को फॉलो करता हूं, तो फिर मेरा पेमेंट सिस्टम रिकॉग्नाइज हो जाएगा एज अ डेजिग्नेटेड। बस इसका मतलब है सिर्फ ये लफ्ज की हमें समझ होनी चाहिए, आगे की बात सिंपल है। तो नंबर 1, स्टेट बैंक जो है वो डेजिग्नेट कर सकता है किसी भी पेमेंट सिस्टम को डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम पे एक रिटर्न ऑर्डर के थ्रू। स्टेट बैंक में इंस्पेक्ट द प्रेमिसेस। अब जो लोग कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली पैसा मूव कर देंगे, तो कहेंगे अच्छा तुम लोग हो कौन, कहाँ के हो, किस तरह से करोगे, पैसा गायब तो नहीं कर दोगे, चोरी तो नहीं कर लोगे। तो जिस कंपनी ने, इदारे ने दावा किया है कि हम चाहते हैं कि हम डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम बन जाए, तो स्टेट बैंक के पास ये अथॉरिटी है कि वो उनके प्रेमिसेस, उनकी जगह को इंस्पेक्ट कर सकता है, उनके इक्विपमेंट को देख सकता है, हाँ भाई कौन कौन सी चीजें आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, कौन सी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, क्या ऑपरेटर्स होंगे, आपके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, आपके बुक्स, रिकॉर्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, अकाउंट्स या ट्रांजैक्शन जो पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है वो क्या होगा। किसी को डीपीएस बनाने से पहले, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम बनाने से पहले, स्टेट बैंक ये हक रखता है कि उनके पूरे सिस्टम को जायजा ले कि क्या वो इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान में एक पेमेंट सिस्टम को चला सके। बात समझ आई। स्टेट बैंक डेजिग्नेशन को रिवोक भी कर सकता है। अगर एक डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम, फॉर एग्जांपल इजी पैसा पहले से काम कर रहा है, कोई और सिस्टम पहले से काम कर रहा है, क्या स्टेट बैंक उनको मना कर सकता है? अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उन्हें मना कर सकता है। ये लॉजिकल बात है। रट्टे वाली बात क्या है, अगर डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम ने एक पेमेंट सिस्टम के तौर पे काम करना ही छोड़ दिया है, अब वो पेमेंट्स करते ही नहीं, अब वो उस चीज को इस्तेमाल ही नहीं करते, इसका मतलब है वो बेकार हो चुके हैं, अब उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया है, तो उनका लाइसेंस रिवोक हो सकता है एक तरह से। Operator of the designated system has knowingly furnished information or documents to State Bank in connection with designation of a payment system which is or are false, misleading in any material particular। उन्हें समझ आया कि वो बंदा, वो बीच में ग्रुप, वो कंपनी जो इस सिस्टम को चला रहे थे, उन्होंने हमें गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, झूठ बोला था, हमें कहा था ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। जब हमने देखा तो उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन या तो उस वक्त गलत थी या भी गलत है। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी वक्त ऑपरेटर की प्रोवाइड की गई किसी भी इंफॉर्मेशन को गलत समझ लेते हैं, तो मुझे एक बात बताएं, एक अहम सवाल, ये ऑपरेटर में और डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम में फर्क समझ आ रहा है? पेमेंट को रिसीव करने का जो सिस्टम है, जो निजाम बना हुआ है, वो पेमेंट सिस्टम या डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है, और वो इदारा जो उस निजाम को कैरी कर रहा है वो ऑपरेटर। तो इजी पैसा किस तरीके पे काम करता है वो एक सिस्टम है पेमेंट का, और इजी पैसा नामी इंस्टीट्यूट जो कि टेलीनॉर की मलकियत है वो ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर इंसान या इदारा है, बिजनेस है, और डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम या पेमेंट सिस्टम एक निजाम है, एक सिस्टम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। वापस इधर आते हैं, तो अगर ऑपरेटर ने जान के गलत इंफॉर्मेशन जमा कराई होगी तो ऑपरेटर का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ऑपरेटर और सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ डीपीएस इज इन द कोर्स ऑफ बीइंग वाउंड अप। अगर ऑपरेटर ही वाइंड अप हो रहा है, या ऑपरेटर उन पेमेंट्स को जिस और बंदे के थ्रू रूट करता था, हो सकता है ऑपरेटर ने भी आगे से सिस्टम रखा हो कि उसने भी अपने पैसे किसी और पार्टी के पास रखवाए हो और उसके साथ उसकी सेटलमेंट चलती हो, तो ऑपरेटर या जो सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन है वो वाइंड अप हो रहे हो या डिसॉल्व हो रहे हो, चाहे पाकिस्तान में चाहे पाकिस्तान से बाहर कहीं, तो हमें खतरा ये लगेगा कि ये लोग अगर इनको इजाजत दे दी तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड करके भाग ना जाए, तो इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। Any of the terms and condition of designation or requirement of act has been contravened। ये एक ऐसा जुमला है जो आपको पेपर में कुछ ना याद आ रहा हो तो आप ये लिख सकते हैं कि कोई भी जगह पे कोई भी खिलाफ वर्जी हुई हो तो उनका लाइसेंस खत्म हो जाएगा।
स्टेट बैंक कंसिडर दैट इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट टू रिवोक द डेजिग्नेशन। इसका मतलब है काम की बातें 2-3 थी, बाकी कह रहे हैं स्टेट बैंक को ऐसा लगे वो गलत करें, वो गलत इंफॉर्मेशन जमा कराएं, वो काम करना छोड़ दें, वो वाइंड अप हो रहे हो। दीज आर द रीजंस जिसकी बेस पे एक इदारे की पेमेंट सिस्टम को, जब उन्होंने कहा था ना कि ये डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है, आप अपने बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं, आप कहते हैं मैंने ट्रांसफर करना है, जब आप ट्रांसफर करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं कि किस किस तरीके से ट्रांसफर करना है, किस किस, ये सब डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है। क्या भाई आप इन इनको ट्रांसफर कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो कई एप्स ऐसी होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस तरह से रजिस्टर कर लेती हैं कि आप अपने मोबाइल से ही, अपनी बैंक की ऐप से ही उनको डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, या अपने जैस कैश से उनको डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक shall not revoke a designation without giving the operator of DPS an opportunity to being heard। ऐसे में ऐसा नहीं होगा कि एक दिन अचानक से स्टेट बैंक को गुस्सा लगे, उसे किसी ने शिकायत लगाई और जाके कहें जा बच्चे तेरा लाइसेंस कैंसिल। उनको सुनवाई का मौका दिया जाएगा, उन्हें कहा जाएगा हम आपका लाइसेंस कैंसिल करने लगे हैं, वो अपने कुछ पॉइंट्स बताएंगे, नहीं जी ऐसा नहीं हुआ था, वैसा हुआ था, ये देखेंगे, और उस सारी कार्रवाई के बाद अगर इन्हें लगेगा कि उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। स्टेट बैंक however state bank may suspend the designation of PS without notice pending the final order if an immediate systematic risk is involved। अगर उन्हें लगता है ओहो रिस्क बहुत बड़ा है तो लाइसेंस कैंसिल नहीं करेंगे, उसे कहेंगे अच्छा जी 3 दिन के लिए हम आपकी पेमेंट सिस्टम को सस्पेंड कर रहे हैं। सस्पेंड मतलब होल्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे। कैंसिल करने से पहले तो पूरी तहकीक जरूरी है, लेकिन जरूरत पड़ने पे अचानक से लगे कि बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकती है या होने वाली है या हो चुकी है, तो वो फौरन से उनको रोक सकते हैं, और इसके लिए उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज कैंसिलेशन से पहले ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है कि हाँ भाई उनको सुनवाई का मौका मिले। एक बड़ा अहम सवाल कि जब लाइसेंस रिवोक करेंगे और उनके पास किसी का पैसा पड़ा होगा तो उसका क्या होगा। पूरा प्रोसीजर है, हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगला पेन वो यही लेंगे ना कि उन पैसों का क्या होगा। फिर वो उनको हुक्म देंगे, फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक बंदा नॉमिनेट होगा, फिर वो उनका हिसाब किताब देखेगा, उनकी एक प्रॉपर वाइंडिंग अप होगी, उनके जितने भी लोग जो उनके पैसे ड्यू हैं वो दिलवाए जाएंगे, जो रह गए हैं फिर उस कंपनी के खिलाफ केस होगा, उस कंपनी का फिर वो जो मेंबर्स हैं अगर उनके जिम्मे कोई लायबिलिटीज है उनको पकड़ा जाएगा। आप लोग कैफ 7 में जब आएंगे तो वहां वाइंडिंग अप का एक पूरा प्रोसेस है, उधर से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। मजे की बात है उधर भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम ये पता लग जाएगा कि इदारे बंद करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग आके इदारे का कंट्रोल संभाल लेते हैं। तो अगेन हमारे सिलेबस में है बड़ा थोड़ा सा डिफाइंड, ये इन्होंने बस क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया है कि बिजनेस लॉ में लोगों को हल्का सा पता लग जाए कि छोटे छोटे से अलग अलग लॉज होते हैं, ताकि कल को आप किसी जगह बैठे हो तो आपको पता हो कि हाँ भाई इन तमाम चीजों के ऊपर पूरे कानून मौजूद है, कानून साजी हुई भी है। तो अगर कहीं कोई सिस्टमैटिक सा रिस्क लग रहा है, कहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ इस तरह का रिस्क है जो कि वो सिस्टम के अंदर छुपा हुआ है, तो वो कुछ देर के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं कि भाई 2 दिन तक आप लोग ऑपरेट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर सिरे से उनकी डेजिग्नेशन खत्म करनी है तो फिर बुलाएंगे, मुलाकात होगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उसके बाद फैसला होगा कि इनको बंद करें या ना करें। सस्पेंड किया जा सकता है बगैर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट के। याद क्या करना है, ऊपर वाले पॉइंट तो जनरल हैं, 2 पॉइंट नीचे वाले जो 5 बुलेट्स हैं ये अच्छी तरह से याद करना है। एमलॉ में जब भी इस तरह की लिस्ट आती है, लिस्ट ऑफ कंडीशन, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको याद कर लें। मैं बार बार एमलॉ कहता हूँ, असल में आप इसे बिजनेस लॉ कहते हैं, हम बिजनेस लॉ बड़े वाले पेपर को कहते थे। तो ये जो छोटे वाला पेपर है ये मर्केंटाइल लॉ होता है, लेकिन चले मैं आहिस्ता आहिस्ता बी लॉ कहने की आदत डाल रहा हूँ। ऑपरेशनल अरेंजमेंट, ऑपरेटर ऑफ डीपीएस शैल एस्टैब्लिश द फॉलोइंग ऑपरेशनल अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट वो करेंगे, क्या अरेंजमेंट करेंगे, रूल्स एंड प्रोसीजर सेट कर देंगे जिससे ऑपरेटर के क्या राइट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग उनके पास पैसे रखवा रहे हैं या डील कर रहे हैं, उनके क्या क्या मामलात हैं, क्या क्या चीजें किस तरह से होंगी, क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या कंट्रोल्स होंगे, क्या मेजर्स होंगे, क्रेडिट कैसे मैनेज करेंगे, लिक्विडिटी कैश के फ्लो को कैसे मैनेज करेंगे, सेटलमेंट ये जो पैसों की है ये किस तरह से होगी। रूल्स बनाएंगे जिसमें टाइम के किस वक्त पेमेंट इंस्ट्रक्शन हो, किस वक्त सेटलमेंट हो। यानी कि एक बंदे ने, भाई आपने एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया, आपने कहा मेरे पैसे उठा के वहां ट्रांसफर कर दो, कागजों में दिख गए, असल में आपका पैसा कब दूसरी तरफ जाएगा, क्या उसी सेकंड चला जाएगा, डे एंड पे जाएगा या महीने के एंड पे जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे आप कॉलेज के पास आए और कॉलेज से क्या मैंने पेमेंट जमा करानी है लेकिन मेरे पास कार्ड है, कॉलेज के मसले कोई नहीं, आपके सामने एक मशीन रखे कि कार्ड स्वैप करें, आपने स्वैप किया, एक बैंक के पास पैसे चले गए, इनके बैंक के पास पैसे। अब वो मशीन वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं पूरे महीने की आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी हम आखिरी दिन में उठा के आपको इकट्ठी वापस कर देंगे। तो इसका मतलब है कि उनका रिसीट
ऑनलाइन हो रही है, रियल टाइम पे हो रही है, लेकिन सेटलमेंट वो महीने बाद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अब ऑपरेटर ने ये सारे रूल्स डिफाइन करने हैं, उसका सिस्टम क्या है, कैसे काम करेगा, लोगों से पैसे लेगा कैसे, दूसरों को ट्रांसफर कैसे करेगा, दरमियान में सेटलमेंट कब होगी, पैसे लेने और सेटलमेंट के दरमियान क्या टाइम होगा, रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, क्या कंट्रोल होंगे, क्या पॉलिसीज होंगी, क्या तरीकाकार होगा, किसको मैसेज आएगा, कौन वेरीफाई करेगा, आईडी कार्ड दिखाना होगा नहीं दिखाना होगा। ऑब्वियसली जब इस सिस्टम ने काम करना है तो उसको अपने सारे कवानीन बताने कि क्या होगा, किस तरह से होगा, तो उसकी जेनेरिक बात कर रहे हैं। डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसके ऊपर बात की जाएगी। इसका क्राइटेरिया क्या होगा, फिर सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाएगा, कुछ कंटिंजेंसी अरेंजमेंट कर लेंगे, बैकअप प्लान्स बना लेंगे कि अगर अचानक से हमारा सर्वर बैठ गया और लोगों का करोड़ों रुपया हमारे पास पड़ा हुआ है तो हम अचानक से क्या करेंगे, क्या हम दूसरे सिस्टम पे चले जाएंगे, क्या हम अपना पैसा फिलहाल उठा के किसी और डीपीएस के पास रखवा देंगे, या हम अपने अल्टरनेट वेबसाइट पे चले जाएंगे जिससे फौरन से ही हम चंद सेकंड में अपने सारे डाटा को मूव कर ले। ये सारी बातें तय करनी पड़ेंगी, यानी कि इस लॉ ने हमें कुछ भी नहीं बताया, वाकई कुछ नहीं बताया, पूरा लॉ खत्म हो गया। सिर्फ ये बता दिया कि हाँ एक निजाम होता है, उस निजाम के कुछ रूल्स बनाए जाएंगे, वो निजाम को निजाम के तौर पर रजिस्टर्ड स्टेट बैंक करेगा, किन शर्तों पे करेगा ये भी नहीं बताया। सिर्फ ये बताया है कि अगर स्टेट बैंक कैंसिल करना चाहेगा हमारी रजिस्ट्रेशन तो वो किस तरीके से करेगा, और बाकी हमने 2-3 डेफिनेशन देखी। तो ये बेसिकली मजेदार सा लॉ है, आसान सा लॉ है और मोर ऑफ अ क्रैमिंग वाला लॉ है। लेकिन क्रैम भी वो कर सकता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की सेंस समझ आई।